नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कोर्ट ऑर्डर से कितनी जल्दी अमाउंट रिकवर होता है। ये सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, जिसका मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि इसका कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं है। आज मैं इस वीडियो में कुछ रेफरेंस के माध्यम से, कुछ वीडियो जो मैंने पुरानी अपलोड की है और कुछ नए रेफरेंस के माध्यम से आपको थोड़ा ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो कि इसका कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है। एक उदाहरण ले लो। अभी लेटेस्ट मैंने 1-2 महीने पहले एक वीडियो डाली थी 75,000 रुपये की। ठीक है, उस कोर्ट ऑर्डर को सबमिट होने के बाद भी 3 महीने लग गए थे। वो 3 महीने किस लिए लगे थे, क्यों लगे थे, उसका सिर्फ रीज़न ये था कि कोर्ट ऑर्डर में अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं था कि किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जिसके लिए बैंक ने ऑलरेडी आईओ को वो नोटिस भेज रखा था कि हमें इसका बैंक नंबर और बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड आप मेंशन करके दीजिए। सिर्फ इसी प्रोसेस में 3 महीने लग गए थे। वो वीडियो मैं आपको रेफरेंस के माध्यम से दिखा दूंगा, आप जाके देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जिस अकाउंट में आपके पैसे गए होते हैं उसमें मल्टीपल होल्ड लगे होते हैं या कोर्ट ऑर्डर सबमिट हो रखे होते हैं आपसे पहले भी। ऐसे सिचुएशन में बैंक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पास करता है, यानी कि जिसका पहले आएगा वो उसी को पहले दिया जाएगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। ठीक है, एक और मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ। एक दिल्ली का केस था जहाँ पे कैनरा बैंक के अगेंस्ट में, जो बेनिफिशियरी बैंक है जहाँ पे पैसे गए थे वो कैनरा बैंक था, और उसका कोर्ट ऑर्डर निकालने के बाद भी बैंक साफ डिनाई कर रहा है कि उस अकाउंट में भले ही पैसे हैं लेकिन वो पैसे आपके पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जब भी आप लोग कोर्ट ऑर्डर ऑब्टेन करते हो, मैं जैसे क्यों बोलता हूँ PG पोर्टल में डालो। PG पोर्टल में डालने का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिकवरी ही होगी, बट एटलीस्ट आपको सिचुएशन का ये तो पता लगेगा कि किस वजह से बैंक इस चीज़ को कंप्लेंट नहीं कर रहा है या इस ऑर्डर को कंप्लेंट नहीं कर रहा है। वो चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसी मैं आपको एक वीडियो और जो मैंने डाली हुई आज से 1-2 साल पहले डाली हुई है, 1.5-2 साल पहले, उसका भी रेफरेंस दिखाता। मुंबई का केस था जहाँ पे 2,37,000 का कोर्ट ऑर्डर निकला था। सारे ऑर्डर पास हो गए थे, सिर्फ एक 50,000 रुपये येस बैंक का जो था, वो येस बैंक ने उस टाइम पे मना कर दिया था कि इनसफिशेंट बैलेंस है। ठीक है, लेकिन बाद में 2-3 महीने फॉलोअप करते 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 वो ऑर्डर भी कंप्लाइन हुआ। यानी कि जब मैं बोलता हूँ ना कि भले ही आपका पैसा होल्ड ना हो या आपका पैसा इनसफिशेंट बैलेंस हो, वहाँ से आगे ट्रांसफ़र हो गया हो, उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो, सारा कुछ डिपेंड करता है विक्टिम के ऊपर। अगर ये विक्टिम, वो जैसे बैंक ने मना किया था इनसफिशेंट बैलेंस है, अगर वो विक्टिम वहाँ तक नहीं जाता तो शायद उसको ये 50,000 रुपये जो थे ये गए थे उसके। बैंक को कोई चिंता नहीं है आपके पैसे हैं या नहीं है, बैंक उसको कब कंप्लेन करेगा नहीं करेगा कोई पता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि आपका अमाउंट ऐसे अकाउंट में चला जाता है जहाँ पे उम्मीद होती है दोबारा से अमाउंट क्रेडिट होने की। फ्रॉस्टर तो कभी भी अपना अकाउंट एक बार ब्लॉक होने के बाद उस अकाउंट को दोबारा यूज़ नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक के साथ नहीं मल्टीपल लोगों के साथ फ्रॉड किया होता है। लेकिन मनी सर्कुलेट होते होते ऐसे अकाउंट में पहुंच जाता है जहां पे उस पर्टिकुलर टाइम पे इनसफिशेंट बैलेंस है, लेकिन बाद में वहां पे जब भी कोई अमाउंट क्रेडिट होता है वो अमाउंट फिर आपके फेवर में जाता है। अब देखो, यहाँ पर मैंने 2 चीज़ बताई। एक कैनरा बैंक वाली बताई कि वहाँ पर बैलेंस होते हुए भी बैंक नहीं कंप्लेन कर रहा है, और यहाँ पर बैलेंस आया है कहीं और से। ठीक है, वो उस पर्टिकुलर विक्टिम का नहीं है लेकिन उसने कंप्लेन कर दिया। तो ये फ़र्क, सिचुएशन का फ़र्क होता है और अथॉरिटीज़ के ऊपर होता है वो केस को किस तरीके से हैंडल करती है, उनकी लीगल टीम किस तरह से प्रोसेस करती है। कई जगह पे क्या होता है कि आपके कोर्ट ऑर्डर में कई स्टेट में ऐसा होता है कि बॉन्ड साइन नहीं करवाते, लेकिन बाद में बैंक बॉन्ड की आस्किंग करता है कि फर्दर अगर ऐसा कुछ क्लेम आता है, कहीं से ऑब्जेक्शन आता है तो आपको ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं, कुछ सिनेरियो हैं ऐसे। जैसे एक कर्नाटका का मैं एक केस लेके आता हूँ आपके सामने, बेंगलोर का। वहाँ पे 4 बैंक ICICI बैंक थे बेनिफिशियरी, जिनके अगेंस्ट में कोर्ट ऑर्डर निकला था। उसमें से जो पहले तो बैंक ने क्लियर मना किया हुआ है, आप देख सकते हो, क्लियर मना किया हुआ है कि इनसफिशेंट बैलेंस होने का कारण हम इसको कंप्लाइन नहीं कर सकते। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके 1-2 महीने बाद रेगुलर फॉलोअप लेने के बाद हमने थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया अथॉरिटी को,
बाद में जो एक बड़ा मेजर जो अमाउंट था 2,07,000 का, वो बैंक ने अपने पूलिंग अकाउंट से दिया। मैंने हमेशा कहा है आप ये चीज़ मत देखो कि आपका पैसा होल्ड हुआ है नहीं हुआ है, या आपका पैसा विड्रॉल हो चुका है वो हो चुका है। विड्रॉल की बात कर रहे हो, अभी एक कंज्यूमर कोर्ट का केस मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे भी ऑलरेडी विक्टिम का 29,000 समथिंग का अमाउंट है, वो भी विड्रॉल हो चुका था। लेकिन विड्रॉल होने के बाद भी जजमेंट पास हुई है कि इसको कंप्लेन करके आप दोगे, ये पैसा आप रिवर्स करके दोगे। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे कई सारे उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूँ, और ये एक तो उदाहरण नहीं है, ऐसे केसेस में होते रहते हैं। अगर आपका पैसा निकल भी चुका है, अभी जो मैं हाई कोर्ट जाने की बात करता हूँ या कंज्यूमर कोर्ट जाने की बात करता हूँ, वो क्यों करता हूँ, उससे पहले भले ही आपका पैसा गया हो नहीं गया हो, उससे पहले कम से कम आपको वो चीज़ें तो पूरी हायरार्की तो पूरी फॉलो करनी चाहिए जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए। ये जो RBI हो गया, ये जो बैंक कंपनसेट कर रहा है, आपको क्या लग रहा है ये पैसे होल्ड होते हैं या ये पैसे विड्रॉल नहीं हुए होते हैं? ऐसा नहीं है। मैं इसलिए लड़ने के लिए बोलता हूँ कि चलो एक तरह से रास्ता बंद हो गया तो दूसरी जगह से नहीं, तीसरी जगह से, ठीक है। अभी एक 76 लाख का केस है, ठीक है। 76 लाख का केस हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हो गया था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट में जब अपील की गई, रिट पिटीशन की अपील की गई, वो पास हुआ, फिर 76 लाख रुपए पूरा रिफंड हुआ। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बैंक ने मना कर दिया, RBI ने मना कर दिया, तो भी आपके पास रास्ते होते हैं। चलना ना चलना वो विक्टिम के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे फिर किसी एडवोकेट को हायर करो या किसी एक्सपर्ट को हायर करो, जब तक आप ही नहीं लड़ोगे आपका केस, आप ही नहीं समझोगे आपके केस को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना किसी एक्सपर्ट को हायर करने का, ना किसी लॉयर को हायर करने का। और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी किसी लॉयर को हायर करो, मेक श्योर कि आप 2-3 डेट, जो 2-3 हीयरिंग होती है, वो ज़रूर अटेंड करें। उसका रीज़न, उससे आपको ये नॉलेज मिल जाएगी। देखो, जब हम कोर्ट के लिए प्रोसीड करते हैं, उससे पहले हमें इतनी नॉलेज तो मिल जाती है कि हमें अपने केस को कैसे फाइट करना है, कैसे अपने आप की नेग्लिजेंसी को दूर करना है इस केस में से, क्या पैटर्न यूज़ करने हैं जो हम सामने वाली पार्टी को ब्लेम कर सकें। फ्रॉस्टर तो मिलने वाले होते नहीं हैं जिनके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट करो, उनके रियल नाम भी नहीं होते, उनके रियल एड्रेस भी नहीं होते, बहुत सारे फेक अकाउंट, फेक GST नंबर, फेक सारे कुछ फेक होते हैं। तो उनको पकड़ने से, पकड़ भी लोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर वो अकाउंट ज़ीरो होगा तो कुछ नहीं होगा, उसको सज़ा होगी, आपके पैसे नहीं वापस आएंगे। अभी एक पुणे में केस चल रहा है, कंज्यूमर कोर्ट में केस चल रहा है, 2024 से केस वो चल रहा है कंज्यूमर कोर्ट में। अभी तक 4 हीयरिंग हुई है। अब आप मेरे को ये बताओ, लोग ये सोचते हैं कि इसमें साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, तो वो साल 2 साल कंटिन्यूसली थोड़े लगेगा। अभी 1 साल हुआ इनके केस को, दिसंबर में फाइनल हीयरिंग हो सकती है मे बी, क्योंकि कोर्ट ने बैंक को आदेश दे दिया है कि फाइनल, ये मैंने स्टोरी भी लगाई हुई है अपने उस पर, यूट्यूब पे भी लगाई हुई है और इंस्टा पे भी लगाई हुई है। कंज्यूमर कोर्ट ने साफ आदेश पारित किया है कि हमें जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो वो विद एविडेंस चाहिए और विद एफिडेविट चाहिए, और ये फाइनल सबमिशन है, फाइनल चांस है बैंक को। अगर बैंक इसमें फेल होता है या कुछ होता है, ये केस सीधा विक्टिम के फेवर में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से आपको क्रिएट करके चलनी पड़ेगी और आपको अपने आप को एजुकेट करके चलना पड़ेगा। हाई कोर्ट जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दिया, कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो आप जीत गए। उसके लिए फैक्ट मटेरियल भी तो होना चाहिए, आपकी रिसर्च भी होनी चाहिए। जो एडवोकेट आप हायर कर रहे हो या एक्सपर्ट हायर कर रहे हो, उनसे आपको क्या सपोर्ट मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इतना सपोर्ट मिलेगा, डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हर जगह पे कैसे चलना है, ये प्रॉब्लम आई है तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन लड़ना तो आपको भी पड़ेगा ना। तो ये जो कोर्ट ऑर्डर का मैटर है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो हफ्ते 15 दिन सफिशेंट है, इनफ है, ठीक है। फिर भी जितने भी कोर्ट ऑर्डर लेने वाले हैं या ले रहे हैं अभी भी, मैं उनको तुरंत कहता हूँ कि जैसे ही आपकी साइबर की तरफ से एस्केलेट हो जाए तो एक कॉपी आप उनसे कोर्ट ऑर्डर की लेके और अपनी तरफ से भी PG पोर्टल में डाल दो, ताकि आपको पता हो ये ऑर्डर कंप्लाइन होने वाला है या नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है तो क्यों नहीं होने वाला है, और उसके आगे फर्दर प्रोसीजर जो भी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना हो या फिर सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर में डालना हो या फिर हाई कोर्ट में डालना हो, तो आप उसके लिए प्रोसीड कर सकें बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस चीज़ को समझो, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है,
पेशेंस वाला काम है। आप चाहे कितना भी हाथ पाँव मार लो, आपकी एक गलती ना कोर्ट में काम आएगी। मैंने एक वीडियो डाली थी, अगर आपको याद हो, एक राजस्थान का केस डाला था, एक तमिलनाडु का केस डाला था। दोनों हाई कोर्ट के केस थे। एक का केस पास हुआ, राजस्थान वाले केस में देख लो, आरबीआई ने भी 15 लाख रुपए देके संतुष्ट कर दिया था। लेकिन फिर जब हाई कोर्ट में गया वो मामला, तो वो 15 लाख के अलावा 58 लाख के में से 15 लाख जाने के बाद जितना रेस्ट अमाउंट था वो भी वापस आया विथ 6% इंटरेस्ट के साथ। सिमिलर अगर आप तमिलनाडु का केस देखो, उसमें क्या हुआ, एडमिशन लेवल पे खारिज हो गया क्योंकि कोई ग्राउंड ही नहीं था। अगर आप देखो, एक कर्नाटका का केस था जहाँ पे एडवोकेट को खुद जज साहब बोल रहे हैं कि आप काउंटर करो, प्रोसिक्यूशन जो बोल रहा है वो उसको काउंटर नहीं कर पा रहा है। तो जो मैं आपको बोलता हूँ ना, खुद नॉलेज, खुद की रिसर्च भी रखो, या फिर साथ में ऐसा बंदा रखो जो इसमें आपको हेल्प कर सके। आप अपने स्टेट में या अपने नॉन में कोई जो इसमें एक्सपर्ट हो, उनको साथ में रखो ताकि हर एक कदम पे वो आपको गाइड कर सके। वो रीज़न यही है, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं दिखेगी वो उस एक्सपर्ट को दिखेगी या उस एडवोकेट को दिखेगी कि कहाँ पे मैंने क्या करना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट और फैक्ट मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेस जितने हो सके वो कलेक्ट करके रखिए, ठीक है। कोई गारंटी नहीं देगा, किसी एक्सपेक्टेशन के साथ मत लड़िए कि आप शुरू से ही एक्सपेक्टेशन लेके बैठोगे तो ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है कि जहाँ पे आपको हर स्टेप पे हैरेसमेंट झेलनी पड़ती है, हर एक कदम पे आपको डिमोटिवेशन मिलती है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन लेके बैठोगे तो एक कदम चलोगे, फिर डिमोटिवेट होके वापस आ जाओगे या तो छोड़ दोगे। तो अगर आप रेडी हो माइंड से और वैसे भी फिजिकली भी रेडी हो फाइट करने के लिए टिल एंड और लास्ट तक जाने के लिए रेडी हो तो प्रोसीड करो। क्योंकि आजकल मैं भी देख रहा हूँ कि आरबीआई भी ज़्यादातर केस क्लोज ही मार रहा है, ज़्यादातर विक्टिमों को वो नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, ज़्यादातर केस क्लोज ही मार रहा है। आप कितने भी बढ़िया फैक्ट मटेरियल उनके वो पोर्टल में डाल दो या उनके मेल पर लिख दो, वो फिर एक कमेंट पास करने के लिए हमें बोल देता है कि आप इस पर कमेंट दीजिए, ऑब्जेक्शन दीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन दीजिए। वो देने के बाद भी वो कोर्ट वो उन चीज़ों को फैक्ट मटेरियल को ना पढ़ के बस बैंक का एक फैक्ट मटेरियल उठा लेता है, उसी को चेप के आपको दे देता है। रेयर ऑफ द रेयर केस में वो विक्टिम को फेवर करता है तो करता है, नहीं तो वो वैसे का एजिटिस उठा के। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था कि आरबीआई ने खुद अपने लॉ को ब्रेक किया है। ये भी मैंने डाला हुआ है स्टोरी में, अगर आप देख सकते हो तो। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आरबीआई को फटकार लगाई थी इस बात पे, ठीक है। तो आपने जब भी इस केस को लड़ना है ये सोच के लड़ना है कि मुझे एंड तक लड़ने की क्षमता है तो मैं लड़ूँ, नहीं तो क्यों अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो इस केस को लड़ के। फिर तो मैं कहता हूँ शुरुआत में छोड़ दूँ, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं है कि कितने दिन में वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या तो फिर एक काम आप ये कर सकते हो कि जब भी आप कोर्ट ऑर्डर निकलवाते हो तो उसमें एक टाइमलाइन डलवा दो, ताकि वो टाइमलाइन में अगर प्रोसीड नहीं हो पा रहा है तो उसके आगे फर्दर एक्शन आप ले सको। काफ़ी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे 5-5, 6-6 महीने बाद मिले हैं लोगों को, पता ही नहीं किस रीज़न की वजह से इतना अटका हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन किस तरह की है, तो उस अकॉर्डिंग स्टेप लिया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आशा करता हूँ आप भी अपनी रिकवरी के लिए जितना जो आप लगा रहे हो वो सक्सेस हो, आपकी भी रिकवरी हो, ताकि जो आपका लॉस अमाउंट है वो वापस आ जाए और जो मेंटल ट्रॉमा आप लोग झेलते हो इस केस को लड़ते लड़ते आप उनसे बाहर निकल पाए और अपने आगे का जर्नी कंटिन्यू करें, ठीक है। ये केस ऐसी चीज़ है कि जो बहुत सारी चीज़ों से आपको बांध के रख देता है। अगर आप छोड़ने की कोशिश करते हो तो वो मेंटल ट्रॉमा देता है, क्योंकि हार्ड एंड मनी लॉस करना और उसको एकदम से भूल जाना इतना आसान काम नहीं होता है। क्योंकि मान लो जिसके 5 लाख 10 लाख गए हैं, वो पैसे तो गए, उस पैसे को वापस रिटेन करने के लिए वो जितनी मेहनत लगाएगा वो साल भी इन्वेस्ट हो गए उसके, ठीक है। चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, कई केसेस में 1.5 साल 2 साल भी लगे हैं और कई केस तो 2-2 साल से अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। यही कंज्यूमर वाला ले लो, इसके केस को, ये 2023 का केस है, इसको 2 साल होने को 2 साल से ऊपर ही हो गए मेरे ख्याल से, ठीक है। फिर भी लड़ रहा है, तो 2 साल इसके इन्वेस्ट गए, जो पैसा इसने लॉस किया, अब वो पैसा अगर नहीं भी मिला तो उस पैसे को वापस सेविंग करने में उसको जो टाइम लगेगा, तो इतनी सारी चीज़ें होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें। अपने नॉन में कोई अगर आपका ऐसा पर्सन है जो इस चीज़ से
इस हालात से संघर्ष कर रहा है उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। और मेरे चैनल पे जाके वीडियो को देखिए और उसको समझिए, सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, किससे कैसे कोऑर्डिनेट करना है, फ्रॉस्टर के अकाउंट कैसे क्या होते हैं, कैसे मनी ट्रेल होती है, FOC का रूल क्या है, नो योर कस्टमर KYC क्या है, PMLA क्या है, AMLA क्या है, कैसे आप बैंक को काउंटर कर सकते हो, कैसे आप RBI को काउंटर कर सकते हो, बैंक से कम्युनिकेशन कैसे करें, ये सारी चीज़ें डल रखी है। बस क्या है कि आप एक वीडियो देखते हो तुरंत इंस्टाग्राम पे आते हो, आप पूरे चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल पे पूरा एक रिकवरी का फोल्डर बना रखा है मैंने, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको गो थ्रू कीजिए, पुराने से पुरानी वीडियो देखिए। हमारे पास भी चीज़ें नहीं थी स्टार्टिंग में, मैं भी नहीं पता था, बैंक साइबर बस इतना पता था। पर चीज़ों को वो किया, रिसर्च की उसके ऊपर, और उसके ऊपर हमने काम किया। आज भी मेरे जितने पर्सनल क्लाइंट हैं, मेरी वीडियो लेट क्यों आती है, ज़्यादातर टाइम क्लाइंट के केसेस में, रिसर्च में, इन चीज़ों में अपने आप को झोंका है, तब जाके 3-4 साल हो गए। तो जैसे जैसे आप अपने आप को एजुकेट करोगे उतने आप परफेक्ट बनोगे, और परफेक्ट बनोगे तो अपने केस को उतने अच्छी तरीके से लड़ोगे। फिर आपको पता रहेगा कि कब मुझे क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, नहीं लेना है। नहीं तो पुराने विक्टिम भी आते हैं जो लोग क्या के गए थे कि हम अपना पैसा भूल जाएंगे, आज भी वो आते हैं कि हमारे केस का कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। जो हो सकता है स्टार्टिंग लेवल पे हो सकता है। शुरुआत में ही आप गर्म लोहे पे हथौड़ा नहीं मारोगे तो फिर वो आकार थोड़े बदलेगा, बाद में ठंडा होने के बाद आकार थोड़े बदल जाएगा वो। तो ये चीज़ें हैं, चीज़ों को समझ के तब लड़ोगे तो अच्छी बात है। हमेशा से मैं यही कहता आ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।